Assalamualaikum. This is our first video lecture of our course Pharmacology, Introduction to Pharmacology. ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी का देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे फार्माकोलॉजी के, फार्माकोलॉजी क्या थी, उसकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, और ड्रग्स क्या होती हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्माकोलॉजी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन फार्माकोलॉजी, मॉडर्न फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है, ब्रांचेस क्या होती हैं, सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, कहाँ से हमें ड्रग की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, उनकी डेफिनेशंस को देखेंगे, ड्रग्स की अटैचमेंट्स क्या होती हैं, ड्रग किस तरह से जाके अपने रिसेप्टर्स पे अटैच होती है, बेसिक ड्रग एक्शंस कौन कौन से होते हैं और ड्रग के इंट्रैक्शंस क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? फार्मा मीन्स ड्रग्स वाइल लोगोस मीन्स नॉलेज, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी अगर हम बेसिक जर्नल बात करें, द स्टडी और साइंस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। फार्माकोलॉजी इट इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फार्माकॉन means drugs and logos means knowledge or science, ठीक है। it is the study of the action of drugs on living system, ठीक है। तो जर्नल कॉन्सेप्ट क्या है फार्माकोलॉजी का, कि ये स्टडी है, ये साइंस है ड्रग्स की, या फिर स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ ड्रग, के ड्रग किस तरह से एक्शन कर रही है लिविंग सिस्टम के ऊपर। इट इंक्लूड्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, mechanism of action, therapeutic uses and adverse effect of drugs, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हमारे फार्माकोलॉजी के अंदर आती हैं। अब ड्रग खुद क्या होती है, तो जर्नल डेफिनेशन अगर हम देखें ड्रग की, एनी केमिकल दैट अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम का जो नॉर्मल प्रोसेस है, अगर कोई केमिकल उसको जाके अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उस पर असरअंदाज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो ड्रग है, ठीक। एक जर्नल डेफिनेशन, जर्नल कॉन्सेप्ट है। फार्मा में ड्रग्स और लोगोज में नॉलेज, यानी फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन यहीं से निकल के आई है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है फार्माकोलॉजी की? अगर हम फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड देयर यूजेस इन द डिजीज़ आर एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। ड्रग्स की नॉलेज और डिजीज़ के अंदर उस ड्रग का यूज़ इतना ही पुराना है जितने के इंसान, ठीक है, क्योंकि पहले ज़माने में भी लोग बीमार होते थे, मेडिसिन फॉर्म में हमारे पास दवाएं नहीं होती थी, मगर कुछ ना कुछ तो उसका हल होता था, बीमारियों का हर्ब्स की फॉर्म में होता था, या जैसे भी वो हम देखते हैं। प्रिमिटिव मैन गैदर द नॉलेज ऑफ हीलिंग एंड मेडिसिन बाय ऑब्जर्विंग द नेचर, noticing the animals while ill and personal experience after consuming plants and herbs as remedies, ठीक है। तो पहले के लोगों ने रेमेडीज़ कैसे जांची, कैसे तलाश करी, नोटिसिंग करके, ऑब्जर्व करके कुदरत को, एनिमल्स को, कि जब वो बीमार हो रहे हैं तो वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, ठीक है। और मतलब होता है ना कि कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं कि जब वो बीमार होते हैं, लाइक हमें तो नहीं पता चलता, वो बोल नहीं सकते कि वो बीमार हैं, मगर जैसे बिल्ली की बात करें तो वो अक्सर कभी ग्रीन आपको ग्रासेस खाती हुई नज़र आएगी। बेसिकली वो जब बीमार होती है तो वो खा रही होती है उस टाइम पे ग्रास, वरना नॉर्मली बिल्ली कभी भी पौधों को नहीं खाती, ठीक। तो इसी तरह से लोगों ने उनको नोटिस किया। एन एंशिएंट सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड दैट द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स हैड मेडिसिनल इफेक्ट ऑन बॉडी टिश्यूज़, ठीक है। जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या मिनरल्स हैं, वो उनका कोई ना कोई असर है बॉडी के टिश्यूज़ के ऊपर, ठीक है, इंसान की बॉडी के टिश्यू के ऊपर। दिस डिस्कवरीज बिकम द फाउंडेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो यही वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसी ने फार्माकोलॉजी को जन्म दिया। देन उसके बाद फार्माकोलॉजी इन द प्रेजेंट फॉर्म इज़ रिलेटिवली रिसेंट ब्रांच, अबाउट 100 years ओल्ड, ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर हम फार्माकोलॉजी की देखें तो चाइनीज़ एक मैट्रिया मेडिका है जिसके अंदर हर्बल मेडिसिन के बारे में, ठीक है। देन काहून पपायरस is an oldest Egyptian document containing the information about veterinary medicines and uterine disease of women, ठीक।
तो बेसिकली इसमें हमारे पास हिस्ट्री से जो चीज़ें निकलती आ रही हैं, फार्माकोलॉजी की किस तरह से बनी, किस तरह से फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया, वो हम देखते जा रहे हैं। पेपारस का क्या था कि इजिप्शियन डॉक्यूमेंटेशन कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ डिजीजेज एंड 829 प्रिस्क्रिप्शंस वर कैस्टर ऑयल ओपियम लाइक ड्रग्स आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, उसके बाद हिप्पोक्रेट्स का बहुत नाम है फार्मेसी के अंदर। क्यों? क्योंकि बेसिकली ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेडिसन। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिकग्नाइज्ड डिजीज़ एज नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी, सॉरी एज एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो हिप्पोक्रेट्स ही था जिसने डिज़ीज़ को जांचा कि डिज़ीज़ क्या है। डिज़ीज़ बेसिकली बॉडी का एक एबनॉर्मल रिएक्शन है। ही इंट्रोड्यूस यूज़ ऑफ मेटेलिक सॉल्ट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेस। ठीक है, देन उसके बाद मेटेलिक सॉल्ट्स का इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, डायस्क्राइड्स की अगर हम बात करें, अ ग्रीक produced one of the first materia medica of approximately 500 plants and remedies. क्लॉडियस गैलन की अगर हम बात करें, फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंसिडर द थियोरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो गैलन का भी नाम है। पैरासेल्सस की अगर हम बात करें, अ स्विस स्कॉलर एंड alchemist often considered as the grandfather of pharmacology. He introduced the use of chemical for the treatment of diseases. Bellaris की अगर हम बात करें, he compiled the first pharmacopoeia where they describe these techniques for the preparation of drugs. ठीक, modern pharmacology क्या है? Conversion of old medicines into the modern pharmacology is starting taking shape following the introduction of animal experimentation and isolation of active ingredients from plants. ठीक है, तो आइसोलेट करते हैं हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को बेसिकली प्लांट्स के अंदर से, वहीं से मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो निकलना फार्माकोलॉजी के स्टार्ट हुए। Fencois, a first pharmacologist, established the foundation of the modern pharmacology. He developed experiment to elucidate the physiological process and action of drugs on the body. Rudolf, German pharmacologist, a key figure in the development of pharmacology, created the first pharmacological institute. ठीक, फ्रेडरिच की अगर हम बात करें, जर्मन फार्मासिस्ट असिस्टेंट है, आइसोलेटेड मॉर्फिन द फर्स्ट प्योर ड्रग इन 1805। ठीक है, तो बस जो बेसिक इसमें मेन चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा। हिप्पोक्रेट्स का फर्स्ट आइसोलेटेड ड्रग कौन सी थी? ठीक है, क्लॉड कंसिडर एज द फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन। ही आइडेंटिफाइज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ क्यूररे एरो पॉइजनिंग। ऑस्टवर्ल्ड की अगर हम बात करें, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, इस्टेब्लिश फार्माकोलॉजी एज द इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। ही स्टार्ट टीचिंग फार्माकोलॉजी इन यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग। जॉन की अगर हम बात करें, जॉन जैकब की, फाउंडेड फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी इन यूएसए। ठीक, देन आप इसकी और हिस्ट्री वगैरह अगर इंटरेस्ट हो तो फिर आप आगे भी मज़ीद इसको देख सकते हैं। उसके बाद मेयर रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेटरनरी फार्माकोलॉजी। ही ऑथर्ड फर्स्ट बुक ऑफ वेटरनरी फार्माकोलॉजी थेरेप्यूटिक्स इन 1954। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा ड्राई होता है, मगर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री बताने का मकसद बस ये था कि पता हो कि फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, और जब मेडिसिन्स नहीं थी इन डोजेज फॉर्म्स तो किस तरह से यूज़ हो रहा था एज अ मेडिसिन हर्ब्स का, और ट्रीटमेंट के लिए लोग क्या यूज़ कर रहे थे, और किस तरह से जो मेडिसिन्स का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। It provides the rational basis for the therapeutic use of the drug. Before the establishment of this discipline, even though many remedies were used, but doctors were reluctant to apply
scientific principles to therapeutics. In 1920, many synthetic chemical were first introduced and the modern pharmaceutical companies began to develop. स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की अगर हम मज़ीद बात करें, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग्स enables us to predict the pharmacological effect of a new chemical that will produce a specified therapeutic effect. The scope of pharmacology has expanded greatly over the last decades to incorporate many new approaches such as computer-assisted drug design, genetic screenings or screens, protein engineering, and use of novel drug delivery vehicles including viruses and artificial cells. तो इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फार्माकोलॉजी का स्कोप किस तरह से बढ़ता जा रहा है कि आजकल नोवेल ड्रग डिलीवरीज का कॉन्सेप्ट भी वर्किंग में है, इवन इन पाकिस्तान. Our society needs pharmacologists who understand the basis of modern therapeutic for careers within academic, pharmaceutical and governmental laboratories to study and develop tomorrow's drug. So अगर हम ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी की जो ब्रांचेस है वो क्या है. सो सबसे पहले हमारे पास फार्माकोलॉजी, फिर थेराप्यूटिक फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी है. नेक्स्ट ब्रांच थेराप्यूटिक फार्माकोलॉजी के अंदर फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक. फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन एंड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, 4 चीज़ें आएंगी. यहाँ पे मेटाबॉलिज्म भी है. ठीक है, और फार्माकोडायनेमिक्स में सिस्टमिक इफेक्ट और सेल्यूलर इफेक्ट आ गया. फार्माकोथेराप्यूटिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, जर्नल द स्टडी ऑफ द थेराप्यूटिक यूजेस एंड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग. ठीक है, कि थेराप्यूटिकली ड्रग को, दवा को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, ये जो ड्रग मैं बोल रही हूँ, ड्रग मीन्स द एक्टिव की जो हम बात कर रहे होते हैं ना, फार्मास्यूटिकल एक्टिव API यानी. ठीक है, उसकी बात कर रहे होते हैं, हम ड्रग का वर्ड यूज़ करते हैं. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स वो है कि जो हमारी बॉडी ड्रग के साथ कर रही है. जब हमने ड्रग ले ली उसके बाद हमारी बॉडी उसके साथ क्या कर रही है. तो हमारी बॉडी क्या कर रही होती है? हमारी बॉडी कर रही होती है ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग. ठीक है, देन उसके बाद फार्माकोडायनेमिक्स आ गया. फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, यानी ड्रग का सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है या सेल्यूलर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है. जबकि टॉक्सिकोलॉजी की अगर हम बात करें तो टॉक्सिकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी. इट डील्स विद द सिम्टम्स, mechanisms, treatment and detection of poisoning caused by different chemical substances. ठीक है, जो ड्रग से रिलेटेड पॉइजनिंग्स हो रही हैं, ठीक है, या फिर हम एडवर्स इफ़ेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आएगी. सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, ड्रग की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है. तो बेसिकली हमारे पास फार्माकोपियाज होती हैं. ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, लिस्ट होती है इस्टेब्लिश और ऑफिशियली अप्रूव ड्रग्स की. ठीक है, उनका फ़िज़िकल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स की, उनके टेस्ट की, कि कौन कौन से टेस्ट उस पर अप्लाई होंगे या अप्लाई हुए हैं, और आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए, मेथड्स ऑफ स्टोरेज किस तरह से उसको करके रखना है. जिसमें से कुछ फार्माकोपियाज लाइक इंडियन फार्माकोपिया IP है, ब्रिटिश फार्माकोपिया BP है, यूरोपियन फार्माकोपिया EP है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया USP है. इसके अलावा दूसरे सोर्सेज क्या हो सकती हैं ड्रग की? नेशनल फॉर्मुलरीज हो सकती हैं, कंट्रीज़ की अपनी फिजिशियन डेस्क रेफरेंस हो सकते हैं, PDR जिसको कहते हैं, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ड्रग एवल्यूएशन होते हैं, टेक्स्ट बुक्स और जर्नल्स होते हैं फार्माकोलॉजी और थेराप्यूटिक्स के, ड्रग्स के बुलेटिन्स होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास ड्रग्स के माइक्रो इंडेक्स आते हैं. ठीक है, मेडलाइंस हो गए इस तरह के. ठीक है, लाइब्रेरीज़ होती हैं. उसके अलावा सोर्सेज ऑफ ड्रग्स इंफॉर्मेशन में हमारे पास
फॉर्मुलरीज भी आती हैं जो कि प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल ड्रग, कि कौन सी ड्रग्स इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल की अपनी फॉर्मुलरीज होती हैं कि कौन से हॉस्पिटल में कौन सी ड्रग्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, वो उस फॉर्मुलरी के अंदर वो लिखते हैं। ठीक है, ये उनका यूज़ क्या है, उनकी डोजेज क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, प्रिकॉशंस, वार्निंग, गाइडेंस और सिलेक्टिंग राइट ड्रग्स फॉर द राइट रेंज ऑफ कंडीशंस, ये सब चीज़ें जो हैं देखते हुए फॉर्मुलरी के अंदर ड्रग्स को इंक्लूड किया जाता है। डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजीज़ जो कि यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली चीज़ फार्मेसी। फार्मेसी क्या है? साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, साइंस ऑफ जिसमें हम ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, ड्रग को प्रिजर्व कैसे करना है, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करनी है, कंपाउंडिंग कैसे करनी है, डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, या उसका मेडिकल यूज़ क्या है उस सब्सटेंस का। ठीक है, वो फार्मेसी के अंदर। जबकि थेराप्यूटिक्स की अगर हम बात करें, थेराप्यूटिक्स बेसिकली ब्रांच है मेडिसिन की, कंसर्न करती है किस पे, क्योर ऑफ डिजीज़ पे या रिलीफ ऑफ सिम्टम्स पे। ठीक है, इंक्लूडिंग ड्रग ट्रीटमेंट्स। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ पॉइजनिंग, जिसमें हम मेयर कर रहे होते हैं या डिटेक्ट कर रहे होते हैं पॉइजन्स को, कि कौन सा पॉइजन था, क्या था, कितना लिया किसी ने जिससे उसको टॉक्सिसिटी हो गई। पॉइजन्स में बेसिकली ड्रग्स ही हैं जिनके नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होते हैं, तो वो ड्रग्स क्या कर सकती हैं, पॉइजनिंग कर सकती हैं। और फिर उन पॉइजन्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है, एंटीडोट्स उसके क्या होंगे, वो सब टॉक्सिकोलॉजी। कीमोथेरेपी के अंदर क्या आएगा कि इफेक्ट ऑफ ड्रग अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैरासाइट लिविंग एंड मल्टीप्लाइंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फार्माकोपिया क्या है? हमारे पास ऑफिशियल कोड्स होते हैं कंटेनिंग अ सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ द एस्टेब्लिश्ड ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन विद डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट फॉर देयर आइडेंटिफाई एंड प्योरिटी एंड पोटेंसी। अच्छा, WHO के अकॉर्डिंग अगर हम ड्रग की डेफिनेशन देखें तो WHO ड्रग किसको कहती है? एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस या कोई भी प्रोडक्ट जो को हम इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करने की इंटेंशन रखते हैं किसी भी डिज़ीज़ या फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए या पैथोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए, पैथोलॉजिकल स्टेट्स को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्रग की अटैचमेंट्स की। ठीक, कि ड्रग अपना रिएक्शन जो है वो किस तरह से दे रही होती है, ड्रग हमारी बॉडी में जाके एक्ट किस तरह कर रही होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, ड्रग के क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जिस पे जाके ड्रग बाइंड करती है और फिर अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है। मेडिकेशन केमिकली बाइंड टू स्पेसिफिक साइट्स कॉल्ड रिसेप्टर साइट। ठीक है, इस रिसेप्टर के ऊपर भी इसकी स्पेसिफिक साइट होती है। जैसे पजल्स होते हैं ना, पजल्स में एक चीज़ जाके फिट होती है, लॉक और की होता है, जब तक उसमें परफेक्ट हम उसकी की नहीं लगाते लॉक ओपन नहीं हो सकता। इसी तरह जब तक ड्रग जो है अपने परफेक्ट रिसेप्टर साइट पे जाके नहीं बाइंड होती वो अपना इफेक्ट नहीं दे सकती। ठीक है, देन उसमें अब हमारे पास किस किस तरह के होते हैं? एगोनिस्ट होते हैं, केमिकली फिट्स एट रिसेप्टर साइट वेल। ठीक है, एगोनिस्ट क्या होंगे? एगोनिस्ट जो होते हैं वो अपने रिसेप्टर साइट पे केमिकली वेल फिटेड होते हैं। ठीक है, अब आप इसकी शेप देखें और इसकी देखें तो इसका जो रिसेप्टर साइट है ये यहाँ पे है, जब ये यहाँ पे आके बाइंड करेगा ना इस जगह पे, तभी ये अपना बेस्ट जो है वो एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? ऐसे केमिकल जो ब्लॉक कर दें दूसरे केमिकल के एक्शन को या उसको ना पहुंचने दें उसके रिसेप्टर के ऊपर, तो वो उसके एंटागोनिस्ट कहलाते हैं। जैसे ये यहाँ पे इसका कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट है, जो इससे आके कॉम्पीट करके यहाँ पे अगर ये आके बाइंड कर जाएगा, फिट हो जाएगा इस जगह पे, तो फिर ये एगोनिस्ट यहाँ के नहीं लग पाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इस एगोनिस्ट को इसका काम करने से रोकेगा। देन पार्शियली एगोनिस्ट क्या होते हैं? अटैच टू द रिसेप्टर बट ओनली प्रोड्यूस अ स्मॉल इफेक्ट। पार्शियली एगोनिस्ट जो होते हैं वो रिसेप्टर से अटैच तो हो जाते हैं, लाइक देखें इस रिसेप्टर की शेप ये है, और पार्शियली एगोनिस्ट की भी इसी से मिलती जुलती है, बस यहाँ पे जो नोक बनी हुई है। ठीक है, अब ये यहाँ पे फिट तो हो जाएगा
मगर ये उतना ज़्यादा मच इफ़ेक्ट नहीं दे सकेगा जितना कि एक एगोनिस्ट देगा, बस थोड़ा बहुत अपना इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक, तो ये रिसेप्टर हो गए। इसका एगोनिस्ट क्या हो गया, जो कि जब बाइंड करेगा तो वेल रिस्पॉन्स करेगा हमारे पास हमारा ड्रग। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और साइट है यहाँ पे, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट जो होती है वो ऐसी एक्टिव साइट ऐसी साइट होती है जो अदर देन एक्टिव साइट होती है। जैसे ये यहाँ पे ये वाली हमारे पास एक्टिव साइट है ड्रग की, जहाँ ड्रग आके बाइंड करेगी। इसके अलावा एक और साइट यहाँ मौजूद है। तो ये जो अदर देन एक्टिव साइट होती है ये एलोस्टेरिक साइट होती है हमारे पास। ठीक, तो एगोनिस्ट जब बाइंड करेगा तो ये अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, पार्शियल एगोनिस्ट बाइंड कर जाएगा तो एगोनिस्ट बाइंड नहीं कर पाएगा, तो इतना ज़्यादा हमें मैक्सिमल इफ़ेक्ट नहीं आएगा, यानी सब मैक्सिमल इफ़ेक्ट आएगा, मैक्सिमम से कम इफ़ेक्ट आएगा। अच्छा, कॉम्पिटेटिव एगोनिस्ट क्या करते हैं, कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, आके एगोनिस्ट की जगह बाइंड करते हैं और उसको बाइंड नहीं होने देते। जब ये ऐसा करेंगे तो नो रिस्पॉन्स जनरेट, कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, एंटागोनिज्म हो जाएगा एगोनिस्ट का। ये जो एगोनिस्ट था इसका एंटागोनिज्म हो जाएगा, यानी अपना रिस्पॉन्स ये नहीं दे पाएगा। अच्छा, अब हमारा एगोनिस्ट यहाँ लगना था और यहाँ आके अपनी फिट जगह पे यहाँ पे एंटागोनिस्ट आके लग गया। ठीक है, तो अब जो एगोनिस्ट का इफ़ेक्ट था वो नहीं दे पाएगा क्योंकि एंटागोनिस्ट आके इससे पहले अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है, तो बस ये चीज़ें याद रखिएगा कि एगोनिस्ट क्या होते हैं, जब वो अपनी रिसेप्टर साइट से बाइंड करते हैं रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। अगर एंटागोनिस्ट आके लग जाएगा तो एगोनिस्ट अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। पार्शियल एगोनिस्ट आके उसकी जगह लग गया एगोनिस्ट की, तो जो हमारा एगोनिस्ट है जो इफ़ेक्ट वो देता उतना इफ़ेक्ट अब हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी एगोनिस्ट अगर हमारा 100% इफ़ेक्ट देता तो अब हमें वो 100% इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, अब हो सकता है हमें 50% इफ़ेक्ट मिल जाए पार्शियल एगोनिस्ट से। ठीक, तो ये रिसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसका टॉपिक बुक के अंदर भी गिवन है। ठीक है, तो उसको देख लिएगा एक दफ़ा बुक से भी। इसी की बेसिस पे हम अब आगे दोबारा भी मज़ीद रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे कि रिसेप्टर्स की मज़ीद और क्या क्या टाइप्स हैं। अभी ये वाला सिर्फ इंट्रोडक्टिव पार्ट है। बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग किस तरह से एक्शन देती है। डिज़ायर्ड एक्शन होता है एक हमारे पास ड्रग का, यानी द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स ऑफ मेडिकेशन, जो हमें पता है कि हाँ ये फ़ीवर की दवाएं खाएंगे तो हाँ इससे फ़ीवर उतर जाएगा, डिज़ायर्ड एक्शन। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, जो नॉन एंड फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड रिएक्शन टू द ड्रग। साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स रिएक्शंस या एडवर्स इफ़ेक्ट में फ़र्क होता है। साइड इफ़ेक्ट वो होते हैं जो हमें पता होते हैं कि हाँ अगर आपने ये सेडेटिव ड्रग है, आपने इसको इतनी मिकदार से ज़्यादा खा ली तो फिर आपको सेडेशन ज़्यादा कॉज हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट है इसका, इसको दिन के टाइम पे आपको नहीं लेना क्योंकि आप इस सेडेटिव को खा के अपना काम वगैरह ड्राइव वगैरह नहीं कर सकते, आपको इसको बेड टाइम पे लेना है। एक हमें पता है कि इसका ये इफ़ेक्ट आ सकता है। कुछ सिप्रो की ड्रग्स होती हैं जो कि माउथ को ड्राई कर देती है, तो हमें उसका साइड इफ़ेक्ट ये पता है कि अगर आप इसको लोगे तो आपका जो मुंह है वो कड़वा रहेगा, जायका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के ड्रग्स का जो हमें पता वो साइड इफ़ेक्ट है। अच्छा, जबकि एडवर्स इफ़ेक्ट्स या एडवर्स रिएक्शन वो होते हैं जो हमें नहीं पता होता है कि इस ड्रग को खाने से क्या हो सकता है, यानी उस पर स्टडी नहीं हुई हुई होती, या ड्यूरिंग स्टडी वो इफ़ेक्ट्स नहीं निकल के आए होते हैं। वो ख़ास किसी को कोई बंदे ने खाया तो उसको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स थोड़ा चेंज था तो भाई उस पर वो इफ़ेक्ट निकल के आ गया। तो इस तरह के जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं जिसका हमें नहीं अंदाज़ा होता वो एडवर्स कहलाते हैं, और जो एक्सपेक्टेड होते हैं जिनका हमें पता होता है वो साइड इफ़ेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे एडवर्स इफ़ेक्ट वो होंगे जो कि नॉट रिलेटेड टू द यूजुअल इफ़ेक्ट ऑफ द नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग। ठीक है, जबकि ड्रग इंट्रैक्शंस की अगर हम बात करें क्या है, टेक्स प्लेस व्हेन वन ड्रग ऑल्टर्स द एक्शन ऑफ द अदर। ठीक है, यानी आपने ड्रग ए ली और उसके साथ साथ आपको ड्रग बी भी डॉक्टर ने लिख के दी थी, तो डॉक्टर ने आपको बताना भूल गया कि भाई आधे घंटे बाद ये दवा लेनी है, अब आपने दोनों साथ खा ली। अब क्या होगा कि ये जो बी थी हमारे पास, हो सकता है ये ए के इफ़ेक्ट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, इफ़ेक्ट कर दे। ठीक है, ये ऑल्टर कर दे। तो इस तरह के हम एक्शंस को बोलेंगे कि ड्रग का ये इंट्रैक्शन हो गया, यानी दो ड्रग आपस में ली तो इंट्रैक्ट कर गई। कोई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मिल्क के साथ नहीं लेते, मिल्क के साथ ले ली। ठीक है,
सम आर हेल्पफुल बट ऑफन प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट। कुछ ऐसी होती हैं जो फ़ायदेमंद होती हैं कि हाँ एक के साथ आप दूसरी खाएं तो फ़र्क जल्दी पड़ेगा, जबकि कुछ होती हैं ऐसी, और ज़्यादातर क्या होती हैं वो एडवर्स इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर देती हैं साथ खाने से। अच्छा, कॉमन ड्रग इंट्रैक्शंस में हमारे पास एक क्या है, एडिटिव इफेक्ट आएगा। इसमें क्या होगा, एडिटिव इफेक्ट में टेक प्लेस व्हेन टू ड्रग्स आर गिवन टुगेदर। जब आपने दो दवाएं एक साथ ले ली एंड डबल द इफेक्ट इज़ प्रोड्यूस, तो आपको डबल इफेक्ट मिलेगा उसका। यानी अगर आपने अल्कोहलिक ड्रग के साथ एस्प्रिन को ले लिया तो आपका पेन ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा, मोर फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो ये एडिटिव इफेक्ट है, ये हमारे पास फ़ायदेमंद भी हो सकता है। इसी वजह से कुछ डॉक्टर्स कुछ दवाओं को किसी के साथ देते हैं कि हाँ भाई ये फॉर्मूला है, इसको आपको इसके साथ लेना है। इसी तरह से एंटागोनिस्ट क्या हो गए, एंटागोनिस्ट ऐसे केमिकल्स हो गए जो कि ब्लॉक कर देंगे रिसेप्टर की साइट को, ताकि एगोनिस्ट आके वहाँ बाइंड ना कर सके। ठीक है, जबकि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या कहलाएगा, टेक्स प्लेस व्हेन वन ड्रग इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ द अदर ड्रग। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास एक ड्रग है प्रोटामीन सल्फा, तो उसके साथ अगर आप हेपरिन ले लेंगे, हेपरिन की अगर आपने ली, तो हेपरिन की अगर आपके अंदर टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है, हेपरिन की टॉक्सिसिटी हो गई, तो अब आपको क्या करना है, मज़ीद हेपरिन जाके रिसेप्टर साइट से बाइंड ना करें, तो आप क्या करेंगे, उसका एंटागोनिस्ट खा लेंगे। एंटागोनिस्ट आपने दे दिया प्रोटामीन सल्फ़ा। अब ये प्रोटामीन सल्फ़ा अगर इसकी जगह पे जाके बाइंड कर जाएगा तो ये हेपरिन इस जगह पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगी, तो हेपरिन अपना इफेक्ट देगी नहीं, तो हेपरिन की टॉक्सिसिटी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, यानी जो हमारे पास हम कहते हैं ना एंटीडोट देना, तो वो एंटागोनिस्ट इफेक्ट कहलाता है। ठीक, यानी जो एंटागोनिस्ट इफेक्ट होगा वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। लाइक अगर किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी बॉडी में हो रही है तो अब हम उसको फ़ौरन से निकाल के तो बाहर नहीं फेंक सकते ना, तो हम उसके लिए उसका एंटीडोट देते हैं ताकि वो जाके उसके रिसेप्टर पे बाइंड कर जाए और वो ड्रग उस रिसेप्टर पे मज़ीद बाइंड ना कर सके। जब वो मज़ीद बाइंड नहीं करेगी तो वो अपना इफेक्ट देगी नहीं, तो टॉक्सिसिटी कंट्रोल में आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होगा, टेक्स प्लेस व्हेन वन ड्रग रिप्लेस अनदर एट द ड्रग रिसेप्टर साइड, इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट ड्रग। ठीक है, एक ड्रग दूसरे ड्रग को रिप्लेस कर दे रिसेप्टर साइड से और उसका जो इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज़ कर दे, तो वो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहलाता है। इनकम्पैटिबिलिटी occurs when two drugs mix together in a syringe produced as chemical reactions so they cannot be given। जैसे अगर दो ड्रग्स हैं वो आपस में मिक्स हो गई, लाइक आपने एक सिरिंज से अभी एक चीज़ लगाई, देन उसके बाद दूसरी भी लगा दी, ठीक, तो उससे क्या हो सकता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन भी कॉज हो सकता है। लाइक प्रोटामीन सल्फेट के साथ आपने विटामिन के दे दिया, 31 नहीं है जिस विटामिन के है, ठीक है, विटामिन के आपने दे दिया, तो ये क्या कहलाएगी, इनकम्पैटिबिलिटी कहलाएगी ड्रग्स की, कि ये आपस में दोनों कंपैटिबल नहीं है, ये लोग कुछ भी एडवर्स इफेक्ट या रिएक्शन कर सकती हैं। देन उसके बाद इंटरफेरेंस कब होती है ड्रग्स की, अकर्स व्हेन वन ड्रग प्रोमोट द रैपिड एक्सक्रीशन ऑफ अनदर। आपने एक ड्रग खाई, उसके ऊपर आपने कोई दूसरी ड्रग खा ली जिसने, लाइक आपने ड्रग ए ली, ड्रग ए के साथ साथ आपने ड्रग बी भी ले ली, ठीक है, अब ए को अपना एक्शन देना था हाफ आवर के अंदर, ठीक है, जब आपने ड्रग बी ले ली तो बी ड्रग ने क्या करा, इसको जल्दी बॉडी से एक्सक्रीट करवा दिया हाफ आवर से पहले। जब ये हाफ आवर से पहले बॉडी से एक्सक्रीट हो गई तो ये अपना एक्शन कैसे देगी, एक्शन तो दे ही नहीं पाएगी ना, बाहर निकल गई बॉडी से, यानी बी ड्रग ने इस ए के एक्शन के अंदर क्या कर दिया, इंटरफेरेंस कर दिया, तो ऐसा इफेक्ट हमारे पास इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है, दस रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ड्रग। ठीक है, तो पहले ड्रग यानी ए की जो एक्टिविटी थी बी ने रिड्यूस कर दी, कम कर दी। जबकि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जब आप दो ड्रग्स को एक ही टाइम पे लेते हैं, तो वो क्या करती हैं, उन दोनों का मिलना, यानी आपने ए ड्रग के साथ जब आपने बी ली तो वो ड्रग ए का भी इफ़ेक्ट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। देन सम ऑफ ईच ड्रग इज़ गिवन अलोन, तो एट द सेम टाइम ली तो वो ग्रेटर कर देगी उसके इफ़ेक्ट को, जो कि एक ड्रग या ए ड्रग अकेले जो इफ़ेक्ट देती उससे मज़ीद अब ये डबल इफ़ेक्ट देगी जब आप इसको बी ड्रग के साथ दे रहे हैं। जिसमें हम बात करें डायरेटिक्स को हम कंबाइन करते हैं एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के साथ ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, यानी अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर्स के पेशेंट होते हैं तो उसमें हम डायरेटिक्स को कंबाइन करके एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के साथ दे रहे होते हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो सके।
ठीक, तो यहाँ पे हमारा फार्माकोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो उससे रिलेट डेफिनेशंस पूरी हुई। ये पूरी तो नहीं है, डेफिनेशंस बहुत डेफिनेशंस है। फार्माकोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड। अब जो भी और टर्मिनोलॉजीज हमारे लेक्चर्स में आती रहेंगी हम उसको हैंड टू हैंड वहीं पे कवर करते रहेंगे। जैसे ये कॉन्सेप्ट था कि फार्माकोलॉजी क्या होती है और इसमें हम किस किस तरह की चीज़ें देखेंगे। ड्रग क्या होगी, ड्रग के एक्शंस किस तरह से वो प्रोड्यूस कर रही होती है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं। और रिसेप्टर्स का भी मैंने आपको एक ही जर्नल एक ब्रीफ सा बस इंट्रो दे दिया। देन उसके बाद अभी जब हम अपना कॉन्सेप्ट पूरा शुरू करेंगे तो हम उसमें डिटेल में रिसेप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि रिसेप्टर्स अपना वर्क एक्चुअल किस तरह से कर रहे होते हैं, किस तरह से उनकी बाइंडिंग होती है, उनकी बाइंडिंग साइट्स कैसी होती हैं और बाइंडिंग साइट पे जाके वो किस तरह से उनकी अपर सरफेस लोअर सरफेस पे क्या एक्शन हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें इन डिटेल अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।